हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द हिंदू का और हमारा जो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो कि बिम्स्टेक बिम्स्टेक दोबारा से न्यूज में आया है। हमारे सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इंडिया का जो डिप्लोमेसी का जो एफर्ट चल रहा है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली सिक्स्थ बिम्स्टेक मीटिंग, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी जो मीटिंग थी, इसकी जो समिट हुई थी, अभी रिसेंटली बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। ऑलराइट, इस समिट की थीम क्या थी? बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन एरिया। ठीक है, ये बिम्स्टेक मैंने बताया आपको न्यूज में क्यों था। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, कोई भी आप सेशन देखोगे, हमारे पास बेसिकली हमारे पास कुछ अच्छी कोटेशंस होनी चाहिए। जैसे कि इसके लिए क्या है हमारे पास? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि इंडिया अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बिम्स्टेक, कि इंडिया बिम्स्टेक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, महत्वता देता है, क्योंकि वो एक ऐसा नेचुरल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके बीच का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है इंडिया को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट कि बिम्स्टेक क्या है, क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। सबसे पहले बिम्स्टेक है क्या? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 6 जून 1997 को बनाई गई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके। कब? 6 जून 1997। इसमें अभी 7 मेंबर्स हैं अभी एट प्रेजेंट। इससे 1997 में म्यांमार को ऐड करा था, भूटान नेपाल को हमने फरवरी 2004 में ऐड करा। ठीक है, इसके जो भी प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, और समझने वाली बात ये है कि अभी जो मीटिंग हुई है इनकी, जो थाईलैंड में समिट कंडक्ट करी गई थी, अभी तक जो चेयरमैन था वो थाईलैंड के पास थी। अभी जो चेयरमैनशिप है वो बांग्लादेश के पास आ गई है। ठीक है, जो हमारे बिम्स्टेक की जो कंट्रीज है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 बिलियन पीपल रहते हैं, जो कि हमारी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 22% माना जाता है। ठीक है, अगर हम सभी कंट्रीज जो 7 मेंबर स्टेट्स हैं इनकी जीडीपी देखें तो इट्स मोर देन 2.7 ट्रिलियन डॉलर, जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी प्रोवाइड करी है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हमने यहाँ पे इसको फॉर्म करा था। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो बिम्स्टेक है ना, जिसके बारे में हम टॉपिक में बात कर रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एरिया में सिचुएटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा अभी तक यूटिलाइज नहीं करा गया, बट बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसके पास है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक स्टडी है, उसने क्या क्या आइडेंटिफाई करा था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 167 प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जा सकते हैं आने वाले टाइम में बिम्स्टेक के रीजन में, जो कि यहाँ की कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। उसके बाद जो हमारा सार्क है, सार्क भी एक रीजनल एसोसिएशन है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अल्टरनेटिव के रूप में तैयार हो सकता है, क्योंकि जो सार्क है वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है वो डिफंक्ट हो गया, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। क्योंकि जो न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद, मतलब हमारे जो सार्क में इंडिया भी मेंबर था और पाकिस्तान भी मेंबर था, इन दोनों कंट्रीज के बीच के डिफरेंसेस की वजह से सार्क की मीटिंग्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो बिम्स्टेक है इसका अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इक्वेशन, जो हमारा बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है ये की ट्रांजिट रूट माना जाता है इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में। इस वजह से जो बिम्स्टेक है एक ऐसी ग्रुपिंग हो जाती है जो कि हमें मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है इंश्योर करने के लिए कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन वाटर्स, की कंट्रीज फ्रीली नेविगेट कर सकती हैं और जो बे ऑफ बंगाल की नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको अच्छे से हार्नेस करा जाए, यूज करा जाए और आपस में सही तरीके से शेयर करा जा सके। उसके बाद कॉम्बैटिंग द वेब ऑफ अनसर्टेनिटीज, जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, ये अपने मेंबर स्टेट्स को हेल्प कर सकता है आने वाले कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी अगर आए उसको टैकल करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 आया, पेंडेमिक, फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जो रीजनल कंट्रीज है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज है इनका ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी के लिए इस वजह से यहाँ पे एक एडिड पॉइंट हो जाता है कि आने वाले टाइम में कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको टैकल करा जा सकता है। फिर कोई भी अगर सिक्योरिटी चैलेंज आएगा, जैसे जो इस ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं उनको अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, साइबर टेररिज्म हुआ, वॉरफेयर हुआ, या कोई भी स्मगलिंग की एक्टिविटी हुई, इन चैलेंजेस को ये पूरी अगर ग्रुपिंग चाहे तो बहुत अच्छे से एड्रेस करके कोऑपरेशन इंक्रीज करके इसको सॉल्व करा जा सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
जो बिम्स्टेक है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है। कैसे? एक अच्छी इंटरेक्शन प्रोवाइड करके बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक जो मास्टर प्लान बनाया गया था जिसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है जो कि 3 कंट्रीज को कनेक्ट करेगा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से होके गुजरता है। उसके बाद जो कोलकाता, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी इम्फाल जो लिंक है, ये इसी चीज को कनेक्टिविटी बूस्ट करने को हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से जो ऑटोमेटिकली जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद काउंटरिंग चाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बिम्स्टेक है ये चाइना की जो चेक बुक डिप्लोमेसी है। चेक बुक डिप्लोमेसी क्या होती है? चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये हम सब जानते हैं। चाइना क्या करता है, जितनी छोटी छोटी कंट्रीज है, खास करके जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करती है, बहुत हैवी अमाउंट में, ठीक है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब जो कंट्रीज है वो उस लोन को पे बैक करने में असफल हो जाते हैं, तो चाइना उनकी सोवरेनिटी में घुसता है, उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में घुसता है और वहां पे कंट्रोल टेक ओवर करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस कंट्री को अपने अंडर लेने की कोशिश करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी। अगर हम बिम्स्टेक को अच्छे से यूज कर पाएंगे तो चाइना की ये जो स्ट्रेटेजी है उसको हम नाम कामयाब करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करा जा सकता है, ताकि इंडिया के रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर की तरह उभरे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, ये थी इसकी सिग्निफिकेंस कि हमारे लिए जो बिम्स्टेक है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जिसकी वजह से हमको जानना ये पूरा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले स्टेलमेट्स ऑन एग्रीमेंट। जो बिम्स्टेक की मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे डिस्कस करे हैं, बट कभी भी कंसेंसस पे नहीं आ पाए हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, उसमें बहुत सारी नेगोशिएशन तो अभी तक हो चुकी हैं, बट अभी तक कोई भी ऐसा कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया कि इसके ऊपर एक्चुअली में करना क्या है। फिर प्रायोरिटी टू बायलेटरलिज्म। ग्रुपिंग होने के बावजूद भी जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में बायलेटरल टाइज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन मल्टीलेटरल टाइज। बायलेटरल टाइज, एक कंट्री सिर्फ दूसरे कंट्री के साथ व्यापार कर रही है, बट वो है ग्रुप में। ठीक है, तो जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस या ग्राउंड मिल नहीं पा रहा है। हालांकि ये होना चाहिए था, क्योंकि सब कंट्री मेंबर स्टेट के कॉमन इकोलॉजिकल कंसर्न्स और शेयर्ड पास्ट और हिस्ट्री शेयर करते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा काम करना चाहिए था, बट अभी भी बायलेटरलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करा जा रहा है। फिर बिग ब्रदर एटीट्यूड। इंडिया को बार बार ये एक्यूज करा जाता है कि इंडिया की जो पॉलिसीज है, इंडिया का जो स्टांस है, वो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड की तरह काम करता है। ये एलिगेशन लगाई जाती है कि इंडिया जानबूझ के बहुत ओवर एक्सेसिव डोमिनेंट रोल प्ले करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो बाकी स्मॉल स्टेट्स हैं उनकी एजेंडा को साइडलाइन करा जाता है। ठीक है, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे कमेंट कर सकती है, तो ये इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। हम ये नहीं बोले कि ये सही है गलत है, बट दिस इज द प्रॉब्लम जो सार्क बिम्स्टेक अभी फेस कर रहा है। उसके बाद इरेगुलेटरी इन वर्किंग। जो वर्किंग है उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलेटरी देखने को मिलती है। जो समिट से जो मीटिंग है वो रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट नहीं करवाई जा रही है। बहुत ज्यादा स्लो स्पीड है पूरे वर्किंग प्रोसेस की। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑलमोस्ट 17 साल लग गए इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक अपने खुद का परमानेंट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश करने में। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 17 साल इट्स अ वेरी बिग गैप। ठीक है, एक परमानेंट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद प्रेफरेंस टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज हैं जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड, वो ज्यादा एंथुसियाज्म शो करती हैं। एशियन ग्रुपिंग है, ठीक है, जो सार्क है वहां पे ज्यादा एक्टिव है, बट बिम्स्टेक में इतना एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं, और जो बिम्स्टेक का विजन है उसको निगलेक्ट करा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद रिसोर्स डेफिसिट। पैसे के बिना कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके पास बहुत भारी अमाउंट में फाइनेंशियल और मैन पावर रिसोर्सेज में कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी बॉडी है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। ऑल दो इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है पूरी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया कौन है? लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। ये एनुअली उसके पूरे ओवरऑल बजट का 32% जो हिस्सा है वो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट फिर भी इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बाद भी रिसोर्स डेफिसिट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एज अ कंट्री, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम एक अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ सके और बिम्स्टेक की जो वीकनेस है उसको हम ओवरकम कर सके। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो मेंबर है उनको उनके अपने एफर्ट्स को एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, ताकि जो बिम्स्टेक का जो इंट्रा ट्रेड है, जो मेंबर्स के बीच में इंट्रा ट्रेड है और जो इकोनॉमिक टाइज है, उसको बूस्ट मिले। और हमको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि हम ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो कि रीजनल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है, और जिसकी वजह से जो बाहर के कोई भी अगर एक्सटर्नल शॉक, कोई भी जियोपॉलिटिक्स में कोई इवेंट हो रहा है, उसकी जो नाकामयाबियां हैं इन कंट्रीज को फेस ना करनी पड़े।
फिर डिजास्टर रेजिलियंस, इंडिया को इनकरेज करना चाहिए बाकी मेंबर स्टेट्स को कि वो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ये सेम ज्योग्राफिकल एरियाज में आती हैं, और जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सब कंट्रीज साथ में रह रही हैं और इसी एरियाज में ज्यादा ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सब कंट्रीज को मिलकर इस ऑर्गेनाइज को ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम डिजास्टर कोऑपरेशन के ऊपर ज्यादा काम कर पाए। उसके बाद जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की एक्टिविटीज उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इस चैलेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसनेशनल क्राइम है, टेररिज्म है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है और न्यू चैलेंजेस जैसे साइबर अटैक्स, इनको इन मेंबर स्टेट्स को खतरा है, तो इन मेंबर स्टेट्स को साथ में मिलकर आगे इसको कंट्रोल करना चाहिए। फिर एक टर्म आती है इंस्टीट्यूशनल हेजिंग। इंस्टीट्यूशनल हेजिंग क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि फोकस ये होना चाहिए कि हम एक कलेक्टिव सॉफ्ट पावर और उसके साथ साथ हार्ड पावर डेवलप कर रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए। सॉफ्ट पावर मतलब कि बिना कुछ अग्रेसिव स्टांस लिए हम अपना काम करवा पा रहे हैं। हार्ड पावर मतलब अगर आपको पैसा यूज करना पड़ रहा है, आपको मिलिट्री यूज करनी पड़ रही है, तो आप उसको में थोड़ा सा ग्रो कर पाओ। तो इस ग्रुप को इंस्टीट्यूशनल हेजिंग यूज करनी चाहिए, सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड पावर के साथ ग्रो करना चाहिए, ताकि हम खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और एक ऐसा रीजनल ऑर्डर तैयार कर सकें जहां पे सारे मेंबर्स को इंक्लूसिविटी फील हो, कोई भी मेंबर जैसे आउटसाइडर की तरह फील ना कर पाए। फिर अगर हम इंडिया के स्पेसिफिक रोल की बात करें, तो इंडिया को अपने आप को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हम इन सब मेंबर कंट्रीज के साथ हैं, कॉम्पेट्रिएट हैं और हम बराबर के पार्टनर हैं। हम कोई भी बिग ब्रदर एटीट्यूड या बुली एटीट्यूड शो नहीं कर रहे हैं। बिम्स्टेक की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो सब बराबर हैं। इससे क्या होगा, इसके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी देखने को मिल रहा है वो कम करा जा सकता है और एक बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे रीजन को इंटीग्रेट करा जा सकता है, अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, तो जो बिम्स्टेक है वो ओवर द इयर्स एक ऐसा सब रीजनल ग्रुपिंग इमर्ज हुआ है जिसके ऊपर भरोसा करा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों मेंबर स्टेट्स के यहाँ पे ग्रो हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, जो क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल का रीजन है, बे ऑफ बंगाल का रीजन बहुत वेल्दी और रिच रीजन माना जाता है। ठीक है, इंडिया इस पूरी कमिटमेंट के लिए रेडी है ताकि आने वाले टाइम के लिए हम रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर पाए, खास करके बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के अंडर, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और स्ट्रॉन्गर बन सके, वाइब्रेंट बन सके, ज्यादा इफेक्टिव बन सके और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सके। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मीटिंग्स के लिए मिल रहे हैं बट कंसेंसस किसी भी एग्रीमेंट पे नहीं हो पा रहा है। हमको हमारी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट बिम्स्टेक। हमने इसमें बात करी कि जो बिम्स्टेक है वो न्यूज में क्यों आया, बिम्स्टेक है क्या, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, फिर कौन से स्टेप्स एज अ बिम्स्टेक एज अ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया को यहाँ पे लेने चाहिए ताकि यहाँ पे हम बेटर इंटीग्रेट कर पाए। तो लास्ट में हमने कंक्लूजन देखा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।